हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इनके टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, और जो प्राइस पर फ़िलहाल ये ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन भी देखने वाले हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लो है या फिर फेयर है। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की डिसीजन बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या हमारी डिसीजन सही होने वाली है या फिर हम कोई मिस्टेक करने वाले हैं। इन चीज़ों को भी समझने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम पिछले ट्रेडिंग डे की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले ट्रेडिंग डे में यहाँ पर 2% की अपर सर्किट हमें देखने को मिली है, और प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 636 के अप्रोक्स है प्राइस। और देखो, इस स्टॉक के अंदर 2% की प्राइस बैंड है। मतलब इस स्टॉक के अंदर अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है तो मैक्सिमम 2% तक ही तेज़ी आएगी और ये अपर सर्किट में रहेगी, तो फिर कोई बाइंग नहीं कर पाएंगे। और अगर गिरावट आती है बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर -2% की लोअर सर्किट देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर प्राइस बैंड है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये ESM स्टेज 2 में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम शेयर के अंदर पास्ट में परफॉर्मेंस की भी बात करें तो देखो, यहाँ पर जब गिरती है तो 2% की लोअर सर्किट के साथ गिरती है, और जब बढ़ती है तो 2% की अपर सर्किट के साथ बढ़ती है। और यहाँ पर एक चीज़ हम देखें इनकी टेक्निकल्स के अंदर, तो देखो यहाँ पर हमेशा भी शेप के साथ शेयर प्राइस में तेज़ी हमें देखने को मिली है। भी शेप बनी और फिर यहाँ पर तेज़ी आई। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर भी शेप बनी और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर फिर से यहाँ पर बढ़िया तेज़ी आई। उसके बाद फिर से यहाँ पर भी शेप बनी और फिर से कंसोलिडेशन होकर बढ़िया तेज़ी आई, और उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से भी शेप की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर हम देखें तो वी शेप अभी बननी बाकी है। तो यहाँ पर अगर हम अभी रिस्क लेते हैं और जो पास्ट में इस प्रकार से वी शेप के साथ बढ़ी है, वी शेप के साथ जो रिकवरी हुई है, उस हिसाब से अगर आगे भी होती है तो फिर यहाँ पर हमें बढ़िया प्रॉफिट हो सकते हैं अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी प्रकार से पूरा भी शेप बना लेता है, या फिर भी शेप के बाद तेज़ी आती है और भी ज़्यादा, तो फिर हमें बढ़िया प्रॉफिट मिल सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, डिस्काउंट की बात करें 52 वीक हाई के लेवल से तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, 10% से भी कम की डिस्काउंट है। और चूँकि ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी कंपनी है, तो छोटी छोटी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है कि जब शेयर गिरने पे आए तो ईजिली यहाँ पर 60-70% तक गिर जाती है। ठीक है, कोई कोई तो स्टॉक ऐसे होते हैं जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं, वो तो 70-80-90% तक भी ईजिली गिर जाती है। इस वजह से यहाँ पर अगर हम इस प्राइस पर बाइंग करते हैं, इस प्राइस पर अगर रिस्क लेते हैं तो हमारा रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें इस प्राइस के अकॉर्डिंग, तो देखो वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर बाइंग करना अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। जो लोग अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क हो सकते हैं। ठीक है, देखो स्टॉक पी की बात करें तो 84.9 की है, यहाँ पर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 37.4 की है। ठीक है, तो देखा जाए तो स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में। साथ ही साथ पेग रेशियो की यहाँ पर अगर बात की जाए तो देख सकते हो पेग रेशियो भी अप्रोक्स 3 की है, 2.97 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी हाई है। पेग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर ओवर वैल्यूड हमें स्टॉक देखने को मिल रही है। पी रेशियो भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक हो चुकी है। बाकी ROC एंड ROE देखें तो ठीक है, 22.5% और 26.2%। मार्केट कैप की बात करें तो 931 करोड़ है, डेप्ट है 40.5 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.85 की है। प्लेस्ड परसेंटेज कुछ भी नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 72.9% है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंट प्राइस 636, 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 115 है लो और 695 है हाई। तो पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स मिले हैं, इस हिसाब से यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हो। ठीक है, बाकी बुक वैल्यू है यहाँ पर 32.5 रुपये की, फ्री कैश फ्लो है 13.8 करोड़ की, फेस वैल्यू 10 रुपये की, डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है, EPS है 7.5 रुपये की। तो फंडामेंटल्स देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पर अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इस प्राइस पर बाइंग करना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं अभी बाइंग बिल्कुल भी नहीं करता, बस वेट एंड वॉच करता, यहाँ पर अच्छी करेक्शन की वेट करता।
ठीक है? अगर हम इस हिसाब से देखकर चलें, तो फिर यहाँ पर रिस्क जो लोग लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं अपनी स्टडी के अनुसार, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके। लेकिन यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, ये मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है 52 वीक हाई का, उससे बस थोड़ी-सी ही नीचे है शेयर प्राइस, ठीक है? 695 का 52 वीक हाई है और अभी 636 पर ट्रेड कर रही है। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड ही करें तो ठीक होगा। अगर पहले से कोई होल्ड करके रख रहे हैं स्टॉक को और काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट लगा चुके हैं स्टॉक के अंदर और बढ़िया प्रॉफिट में है, तो वो अपनी जो कैपिटल है उसे सिक्योर कर सकते हैं, कैपिटल को निकाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्की कंपनी है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, ठीक है? तो अपने कैपिटल को सिक्योर कर सकते हो फिलहाल। एंड यहाँ पर अगर आपका विज़न है 2 साल, 5 साल, 6 साल इस प्रकार का, तो फिर होल्ड करके बाकी अमाउंट को रख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आपको निकलना है तो एग्ज़िट कर सकते हो। यहाँ पर अभी जो प्राइस है ये 52 वीक हाई तक जा ही सकती है, तो इस प्राइस पर आप लोग चाहो तो सेलिंग कर सकते हो और अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकते हो अगर आपने नीचे के प्राइस पर खरीदा है तो। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपने हिसाब से ही सोच समझ कर स्टडी जो आपकी कहती है उसके अनुसार ही बाय करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर ही के कोई डिसीजन लेना, ठीक है? आगे यहाँ पर अगर हम इनकी प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर हमें ठीक-ठाक देखने को मिल रही है। सेल्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर 100 करोड़, फिर 143, फिर यहाँ पर थोड़ी-सी डिक्लाइन हुई है, 138 पर आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्च 2024 में 220 करोड़ हो गई है, तो बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट, तो देखो 7 करोड़, 9 करोड़ और यहाँ पर 8 करोड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेल्स भी घटी है। उसके बाद यहाँ पर 19 करोड़, बहुत ही बढ़िया तरीके से सेल्स भी बढ़े हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट भी बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 7%, 6%, फिर यहाँ पर मार्जिन घटी है 5% पर आ गई और उसके बाद बढ़िया तरीके से 9% पर मार्जिन बढ़कर देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखो उसी हिसाब से हमें नेट प्रॉफ़िट के अंदर भी देखने को मिल रही है 4 करोड़, 5 करोड़, फिर यहाँ पर घटकर 3 करोड़ पर आ गया, क्योंकि सेल्स भी घटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट भी घटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट की मार्जिन भी घटी है, तो यहाँ पर देखो फाइनल जो नेट प्रॉफ़िट है वो भी घटते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद देखो 11 करोड़ बढ़कर हो चुकी है, क्योंकि सेल्स भी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, ओपीएम की परसेंटेज भी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट भी बढ़िया तरीके से बढ़ी है। और उसके बाद यहाँ पर उसी हिसाब से हम देखें तो ईपीएस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिली है। 3.02, 3.73, फिर यहाँ पर घट गई 2.18 और फिर देख सकते हो सीधे 7.5 हो चुकी है, 7.5 हो चुकी है ईपीएस। ठीक है, तो देखा जाए तो ठीक-ठाक है परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रॉफ़िट एंड लॉस के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफ़िट ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है डबल डिजिट के साथ और परसेंटेज भी अच्छी है यहाँ पर। 10 साल में 37%, 5 साल में 28%, 3 साल में 30% और टीटीएम में 60%। बाकी फिर यहाँ पर हम अगर कंपाउंडेड प्रॉफ़िट ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रही है। 58%, 29%, 35% और टीटीएम में 257%। फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इन्वेस्टर्स को कितने बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं। यहाँ पर 5 साल में स्टॉक का प्राइस 110% की सीएजीआर से बढ़ा है, 3 साल में 237% की सीएजीआर से बढ़ा है और 1 साल में देख सकते हो 375% की सीएजीआर से बढ़ा है स्टॉक का प्राइस। फिर यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें ठीक-ठाक देखने को मिल रही है, डबल डिजिट के साथ है, तो ठीक-ठाक है रिटर्न ऑन इक्विटी भी। बाकी यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी यहाँ पर हमें ठीक-ठाक देखने को मिल रही है। जो कैश रिज़र्व है कंपनी की, वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो 13 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, फिर 33 करोड़ इस बार बढ़कर हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर इसके मुकाबले में बोरोइंग्स की बात करें यानी कि कर्जे की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 13 करोड़, 18 करोड़ इसी प्रकार से बढ़ी है। फिर यहाँ पर जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 40 करोड़ पर आ चुकी है। लेकिन इस बार जो बोरोइंग्स है वो थोड़ी-सी कम होते हुए हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बोरोइंग्स यहाँ पर 40 करोड़ की है, यानी कि कर्जे यहाँ पर 40 करोड़ की देखने को मिल रही है और इसके मुकाबले में कैश रिज़र्व
रिज़र्व की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 33 करोड़ है। तो देखा जाए तो कैश रिज़र्व के मुकाबले में बोरोइंग्स थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर देखें तो 46 करोड़ से थोड़ी-सी घटी है यहाँ पर बोरोइंग्स, जो कि एक अच्छी बात हम मानकर चल सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम एसेट्स देखें कंपनी की, तो देखो टोटल एसेट्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। 56 करोड़, फिर 79 करोड़, फिर 95 करोड़ और फिर 116 करोड़। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर एसेट्स भी कंपनी की बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है। बाकी यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईआईज का इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक के अंदर, और छोटी-छोटी कंपनियों से बेसिकली जो एफआईआईज एंड डीआईआईज हैं, वो सतर्क ही रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने से दूर ही रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छोटी-छोटी कंपनियों में ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। काफ़ी सारी इससे भी छोटी-छोटी कंपनियों के अंदर मैंने देखा है कि एफआईआईज एंड डीआईआईज की होल्डिंग होती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि एफआईआईज एंड डीआईआईज यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किए हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 72.87% की, और बाकी जो बची वो है पब्लिक के पास 27.14%। तो प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें सिर्फ, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। बाकी थोड़ी बहुत अगर एफआईआईज एंड डीआईआईज की भी होल्डिंग होती तो और भी अच्छी बात होती। फिर यहाँ पर देखें तो इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि ये जो स्टॉक है ये ईएसएम स्टेज 2 में है, और यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो 2% का है। जब ऊपर जाएगी शेयर बहुत ही तेज़ी से, तो 2% से ज़्यादा नहीं जाएगी, 2% का सर्किट लग जाएगा और लॉक हो जाएगा। अगर गिरेगी बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर -2% की लोअर सर्किट लग जाएगी और उससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रिस्ट्रिक्शन है ईएसएम स्टेज 2 की। बाकी देखिए तो कंपनी ठीक है और रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, काफ़ी छोटी कंपनी है, मात्र 931 करोड़ की मार्केट कैप है। तो टाइप ऑफ हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी मानकर चल सकते हो। हाई रिस्की नहीं कहेंगे, वेरी वेरी हाई रिस्की, ठीक है, और वेरी वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। क्योंकि इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो ज़्यादातर मार्केट में अगर 100 कंपनी है इस प्रकार की, तो 100 में से 10 कंपनी ही आगे चलकर ये इतनी छोटी कंपनी से बढ़कर बड़ी कंपनी बन पाती है, मिड कैप लार्ज कैप टाइप से बन पाती है। 100 में से 10 ही, या फिर हम कहें 5 कंपनी ही, बाकी सारी कंपनीज डूब जाती है, मार्केट से आउट भी हो जाती है, डीलिस्ट भी हो जाती है। तो ये जो छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं, पेनी स्टॉक जो होती हैं, उसके अंदर इस प्रकार की रिस्क हमें जनरली देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मेक श्योर कि आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो एक लिमिटेड अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है और अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो आप अपने कैपिटल को सिक्योर कर सकते हो। कैपिटल वाली जो अमाउंट है उसे सेल कर सकते हो, बाकी के अमाउंट को होल्ड करके रख सकते हो, जितना भी टाइम का आपका विजन है उस हिसाब से। और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, अभी तो ठीक-ठाक अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में नेगेटिव चीज़ें बोला करते हैं कि मेरा मन है मैं बाइंग करूँगा ही, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है, तो इस वजह से कोई भी प्राइस पर मैं बाइंग करूँगा तो आगे चलकर प्राइस बढ़ने ही वाली है, इस प्रकार से लोग कमेंट करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से सोचते हो तो ये टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन है, अगर आप इस प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी बताई है कि मैं अगर होता यहाँ पर तो क्या करता, मैं जस्ट वेट एंड वॉच करता, एंड उसके बाद जब मुझे ठीक-ठाक डिस्काउंट मिलती तो फिर मैं एक लिमिटेड अमाउंट के साथ यहाँ पर चलता। बाकी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली काफ़ी सारी कंपनियाँ जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, उन कंपनीज़ के अंदर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। जैसे केपीआई ग्रीन हो गई, साथ ही साथ वारी रिन्यूएबल्स हो गई, इसके अलावा टाटा पावर की बात करें तो ये सब जो कंपनीज़ हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब कंपनीज़ पसंद है तो ये जो कंपनी है ये ख़राब मैं इसे कह दूँगा, बिल्कुल नहीं। अभी आपने देखा कि प्रॉफ़िट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक तरीके से कंपनी की बढ़ रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफ़िट ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट के साथ हमें देखने को मिल रही है, तो ठीक-ठाक है। लेकिन रिस्क ओवरऑल यहाँ पर देखें तो इन कंपनियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। और रिटर्न्स की बात करें, रिवॉर्ड्स की बात करें तो इन कंपनियों के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, अगर आगे आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ती है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रिटर्न्स बन सकते हैं, इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स बन सकते हैं।
लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना। इतना ही अमाउंट लगाना जितना कि आपको लॉस भी हो जाए तो आपको उससे कोई फ़र्क ना पड़े। साथ ही साथ आप अपने पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके भी ज़रूर से रखना, ठीक है? सो ये रही हमारी आज की वीडियो ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।